हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो एग्ज़ाम 2024 में लिया जा रहा है, 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का फिर से री एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो देखिए, बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट एग्ज़ाम 2024 के लिए हम लोग आज इस सेशन में वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व के इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री के वीवीआई क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और आज एक ही सेशन में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री, वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024। और देखिए, बिहार पुलिस का जो नया वाला सिलेबस आया हुआ है, बिल्कुल जो न्यू सिलेबस है, उसी सिलेबस पर आधारित ये सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने सिलेबस पे जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ना है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, उसको मैंने मेंशन भी कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भौगोलिक खोज, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, नाजीवाद, फांसीवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, सारे के सारे चैप्टर से यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए आपका वर्ल्ड हिस्ट्री बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 के लिए लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एक बार सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से हम लोग सेशन भी स्टार्ट करें। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2024 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व के इतिहास के वर्ल्ड हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, उन सभी को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन है और बिहार पुलिस का जो न्यू सिलेबस है उसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं जिनसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, मैंने आपको दिखाया भी है कि कौन कौन से चैप्टर्स से प्रश्न बनेंगे। उनके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस सेशन में शामिल किया हुआ है। फ्रेंड्स, इस सेशन को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस सेशन को बनाने में 3 से 4 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है। 3 से 4 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न ही कितना इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। ये प्रश्न बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। चलिए आंसर सब लोग कमेंट करते चलिएगा, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चूँकि हम लोग इसमें प्रश्नों की संख्या जो है, अगर हम देखें तो जितना मैं एक्सप्लेन करूँगा, इन प्रश्नों की संख्या से 2-3 गुना प्रश्न मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता दूंगा, इसीलिए एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुनिएगा। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करिए कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। अब बात यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की आई है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो यह युद्ध 6 वर्ष तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध जो है यह 6 वर्षों तक 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक चला था। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था, ये जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा फ्रेंड्स, याद रखना है कि जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था। ये प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में कि जर्मनी ने वर्साई की संधि के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, सिर्फ आपको अभी याद रखना है कि जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन जो है 1935 ईस्वी में किया था। ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरा विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध था, दूसरे विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल किस घटना को कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल जो है, या स्पेन का जो गृह युद्ध था, स्पेन का गृह युद्ध, ठीक है ना, स्पेन का जो गृह युद्ध था, इसको दूसरे विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। ठीक है ना, इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। क्लियर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, तो यह पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला था, जिसके कारण अमेरिका जो है
1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका कब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? तो 1941 में, 1941 में शामिल हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के समय अगर पूछा जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, आप सिर्फ अगर रूजवेल्ट याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति। तो देखिए इतने सारे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। एक प्रश्न से 5-6 प्रश्न मैंने आपको बता दिया। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अब प्रथम विश्व युद्ध आ गया है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? चलिए सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। प्रथम विश्व युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो था यह 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक 4 वर्ष तक चला था ये, ठीक है ना, 4 वर्ष तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार हैं। कौन नाम है इनका? फर्डिनेंड नाम है, फर्डिनेंड, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो, यहाँ मैं लिखता हूँ सेराजेवो में हत्या, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या, ठीक है। और देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जो है संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इन 2 खेमों में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व बट गया था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स जर्मनी ने किया था, आपको याद रखना है। और देखिए इसमें अन्य देश भी थे, कौन कौन धुरी राष्ट्र में? तो एक तो जर्मनी हो ही गया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली का नाम आप जरूर याद रखिएगा। मित्र राष्ट्र की बात करते हैं तो मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल थे, ठीक है। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था। कौन? वुडरो विल्सन थे, ठीक है ना, वुडरो विल्सन। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय मैंने बताया है आपको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। और प्रथम विश्व युद्ध के समय वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? इनको बिग 4 के नाम से भी जाना जाता है। इनको बिग 4 के नाम से भी जाना जाता है, जो 4 परिषद के सदस्य थे पेरिस शांति सम्मेलन में। पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में जान लीजिए। पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 1919 में, 1919 में हुआ था, ठीक है ना। और ये जो बिग 4 में जो सदस्य शामिल थे ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न जो है बनेगा किस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। तो आपको याद रखना है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें फ्रांस के प्रधानमंत्री थे कौन? तो जॉर्जेस क्लेमेंसो थे। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, ठीक है ना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसमें लॉयड जॉर्ज थे। और याद रखना है आपको इटली के प्रधानमंत्री विटोरियो ऑरलैंडो थे। यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों में अगर आपसे पूछा जाए कि इटली का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद रखना है इटली के प्रधानमंत्री विटोरियो ऑरलैंडो, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि अमेरिका का तो वुडरो विल्सन, ठीक है ना। ब्रिटेन का तो ये डेविड लॉयड जॉर्ज थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रांस के तो जॉर्जेस क्लेमेंसो थे। तो इस तरह से भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बड़ा इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी कितने स्टेट में? ये आपसे पूछा गया है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। तो फ्रेंड्स यह 3 वर्गों में विभाजित था जिनको कि स्टेट नाम दिया गया था, जिनको कि स्टेट नाम दिया गया था, ठीक है ना। 3 वर्गों में विभाजित था। अगर हम पहला वर्ग की बात करें तो इसमें पादरी आता था पहला वर्ग में, दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग आते थे, दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग आते थे, कुलीन वर्ग, ठीक है ना। और तीसरे वर्ग में मध्यम वर्ग, किसान, पेशेवर, व्यापारी, ये सब लोग आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन जो है कब किया गया था?
बताएंगे सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए आंसर कमेंट करने से क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, ठीक है ना। बताइए जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन जो है यह कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1922 में। कब किया गया था? 1922 में किया गया था, याद रखेंगे 1922 में। अच्छा 1920 में याद रखिएगा, 1920 में हिटलर ने, किसने? 1920 में हिटलर ने जो है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी यानी कि जो नाजी दल था, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी यानी कि नाजी दल की स्थापना 1920 में हिटलर ने किया था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर हिटलर की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, हिटलर जो है इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? मीन कैंप है, यानी कि माई कैंप मेरा संघर्ष है, ठीक है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था, ठीक है ना। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। इन सब को आप ध्यान रखिएगा, क्लियर ना। चलिए, और हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लिया था, ये भी आप साथ साथ याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में नई आर्थिक नीति, कहाँ पर? रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बताएंगे फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था लेनिन ने, ठीक है ना। किसने किया था? लेनिन ने किया था। अच्छा कब किया था? प्रश्न ये भी बनता है कि लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति को लागू कब किया था? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में किया था, 1921 में, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्लियर। चलिए लेनिन के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। देखिए लेनिन की बात करते हैं तो लेनिन के बारे में आपको याद होगा, लेनिन बोल्शेविक दल का नेता था। वो जो बोल्शेविक दल था रसिया में, बोल्शेविक दल का नेता कौन था अगर पूछा जाएगा तो लेनिन था, ठीक है ना। लेनिन की अप्रैल थीसिस बड़ा पूछा जाता है 1917 में। देखिए 1917 में जो है लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित किया था जिसको कि अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सारे के सारे पॉइंट जितने भी मैंने बताया है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए हर प्रश्न में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और कुछ ना कुछ आपको नया बताते चलेंगे। देखिए कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे कि अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ था? कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे कि अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल एवं स्पेन ने किया था, ठीक है ना। पुर्तगाल एवं स्पेन ने किया था, ठीक है ना, जिससे कि अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और आपको पता है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था, ठीक है। और आगे आपको और भी मिलेगा, जैसे कि अमेरिका की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और अमेरिका का नाम, अमेरिका पढ़ा था किसके नाम पर? तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर, ठीक है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ अमेरिगो, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर जो है अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। और अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अच्छा एक यात्री था मैगलन, यहाँ मैं लिखता हूँ मैगलन, ठीक है ना। मैगलन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो मैगलन था ना, मैगलन प्रशांत महासागर का नामकरण यहीं किया था। स्पेन का निवासी था मैगलन, और मैगलन ने ही समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति भी था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है बोस्टन टी पार्टी की घटना। बताइए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए बोस्टन टी पार्टी जो है ना, इस घटना को अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण माना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपको याद रखना है बोस्टन टी पार्टी, यानी कि बोस्टन की चाय पार्टी, ठीक है ना, बोस्टन की चाय पार्टी, ठीक है ना। ये टी पार्टी है, अंग्रेजी में दिया गया है टी पार्टी। तो बोस्टन की ये चाय पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण है। और यह हुआ था कब? तो 1773 में हुआ था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 1773 में हुई थी। और इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था। इस घटना का नायक का नाम आपको याद रखना है। इस घटना का नायक का नाम जो था ये सैमुअल एडम्स था। कौन था? सैमुअल एडम्स था।
क्लियर, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने किया था, बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बताएंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा, तो देखिए फ्रेंड्स, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा जो है यह थॉमस जेफरसन ने किया था। थॉमस जेफरसन, ठीक है ना। और याद रखिएगा, यह जो मसौदा था अमेरिकी स्वतंत्रता की 5 सदस्यीय समिति के द्वारा तैयार किया गया था और फाइनली इसे 1776 ईस्वी में अपनाया भी गया था। ठीक है, थॉमस जेफरसन का नाम याद रखिएगा। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन से थे। फ्रांस की क्रांति से, अच्छा अब यहाँ पर बात थोड़ा सा फ्रांस की क्रांति की आई हुई है तो इसके बारे में आप जान लीजिए। ठीक है ना, फ्रांस की राज्य क्रांति यह स्टार्ट कब हुई थी, तो ये 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति या फ्रांस की राज्य क्रांति कहिए। और उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो उस समय वहाँ का शासक था लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वें के काल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। और उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। किस प्रकार की व्यवस्था थी फ्रांस में, तो उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अच्छा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। अच्छा, ये तो बात हो गई लुई 16वां फ्रांस की क्रांति से संबंधित। ठीक है ना, एक था लुई 14वां। ठीक है ना, एक था लुई 14वां, एक लुई 14वां था, बड़ा निरंकुश था, बड़ा कठोर शासक था। लुई 14वां जो था, लुई 14वां, इसी ने जो है वर्साय को, इसी ने वर्साय को फ्रांस की राजधानी बनाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था, तो याद रखेंगे लुई 14वां ने बनाया था। वर्साय के शीश महल का निर्माण भी लुई 14वां ने करवाया था। और लुई 14वां ने ही कहा था, उसका एक स्टेटमेंट है, याद रखना है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन लुई 14वां का है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। और फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी पूछा गया है तो ये वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने रूस की क्रांति में फ्रांस की क्रांति में सर्वाधिक योगदान दिया था। गलती से मैंने अगर रूस का क्रांति बोला है तो माफ़ करिएगा, चर्चा यहाँ पर फ्रांस की क्रांति की हो रही है। ठीक है ना, तो फ्रांस की क्रांति में वाल्टेयर, ठीक है ना, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त तो सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था। तो देखिए ये जो ग्रेट डिप्रेशन शब्द है, महामंदी का काल, ये पूछा गया है कि किस समस्या से संबंधित था, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1929 में महामंदी का काल था। ठीक है ना, महामंदी जो आया हुआ था 1929 में, और यह एक प्रकार की आर्थिक समस्या थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये 1929 आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए लेनिन के द्वारा मांग की गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है, अप्रैल थीसिस क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर कमेंट करिए, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था ये अप्रैल थीसिस के बारे में कि 1917 में, देखिए 1917 में जो है लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित किया था। और यही क्रांतिकारी योजना अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। और इसमें प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये उपरोक्त सभी था इसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1921 में लेनिन ने 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण है, इसमें से बताइए, महत्वपूर्ण विशेषता है। सब लोग आंसर कमेंट करिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स।
देखिए, नेपोलियन ने कानूनों का एक संग्रह तैयार करवाया था जिसको कि नेपोलियन कोड कहा जाता है, या इसको सिविल कोड 1804 भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नेपोलियन ने कानूनों का एक संग्रह तैयार करवाया था जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, मूल रूप से जो है कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को परिभाषित करता है और यह संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा भी देता है, और इस संहिता में जो है जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए, संपत्ति का अधिकार भी है, विधिक समानता भी है, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति भी है। तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात यहाँ पर नेपोलियन की आई हुई है, तो नेपोलियन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। आपको दो द्वीप का नाम याद रखना है, ये जो द्वीप है, ठीक है ना, दो द्वीप का नाम याद रखना है। कौन कौन से द्वीप है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ। एक है आपका कोर्सिका द्वीप, एक कौन सा द्वीप है, एक कोर्सिका द्वीप है, और एक है आपका सेंट हेलेना। एक कौन सा द्वीप है, तो एक सेंट हेलेना द्वीप है। देखिए, ये जो नेपोलियन था इसका जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप पर। जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कोर्सिका द्वीप पर 1769 में इसका कोर्सिका द्वीप पर जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1821 में सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी। तो पूछा जाता है कि मृत्यु किस द्वीप पर हुई थी, तो सेंट हेलेना द्वीप पर। जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कोर्सिका द्वीप पर, ठीक है ना। आगे और भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, ज़्यादा सहूलियत होगा आपको थोड़ा थोड़ा याद रखने में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था, बताइए। अच्छा, कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। छपाई तकनीक का विकास भी चीन में हुआ था सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यंग इटली, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, किसने यंग इटली, या कभी कभी आपको इस तरह से यंग यूरोप भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना, दोनों तरीके से याद रखिएगा। देखिए, यंग इटली या यंग यूरोप नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा। तो देखिए, यंग इटली जो था, यंग इटली, इसकी स्थापना, यंग इटली की स्थापना 1831 में, यंग इटली की स्थापना 1831 में जो है आपको याद रखना है, जोसेफ मैज़नी ने किया था। किसने किया था, जोसेफ मैज़नी ने किया था, ठीक है, जोसेफ मैज़नी ने किया था। यहाँ पर देखिए गैरिबाल्डी दिया गया है। गैरिबाल्डी जो था इसने लाल कुर्ती नाम से, ठीक है ना, लाल कुर्ती, यहाँ मैं लिखता हूँ लाल कुर्ती नाम से, गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से जो है सेना का संगठन किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और देखिए फ्रेंड्स, इटली के एकीकरण का जनक जो है जोसेफ मैज़नी को ही माना जाता है, इटली के एकीकरण का जनक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में, काउंट कावूर ने किया था, काउंट कावूर ने किया था, काउंट कावूर ने किया था, ठीक है ना, काउंट कावूर ने किया था। और जनक माना जाता है मैज़नी को, लेकिन 1871 में इटली का एकीकरण काउंट कावूर ने किया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रसंघ के दायित्व को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर के यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए। राष्ट्रसंघ के दायित्व को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर के यह घोषित किया था कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यह जो आपका पैक्ट था यह कैलॉग-ब्रियंट पैक्ट था, ठीक है ना, कैलॉग-ब्रियंट पैक्ट था। यह पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जिन पर जो है पेरिस में 27 अगस्त 1928 को, जिस पर जो है पेरिस में 27 अगस्त 1928 को, याद रखिएगा, 15 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोर्डिंग शब्द किसे इंगित करता है, बताइए। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में ये जो कोर्डिंग शब्द है यह किसे इंगित करता है। अच्छा, बात यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की आ गई है, तो क्या आप औद्योगिक क्रांति के बारे में जानना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत पूछा जाएगा कहाँ पर हुई थी, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी, तो क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी, ये भी प्रश्न बनता है। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है यह सूती वस्त्र उद्योग से, सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति की दौड़ में
जर्मनी जो था औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। ठीक है, चलिए, और औद्योगिक क्रांति के समय बहुत सारे आविष्कार भी हुए थे, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द किसे इंगित करता है, तो उस प्रक्रिया को, यहाँ उस बना लीजिएगा, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या उसकी कटाई की जाती है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा आ गया। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं संयुक्त राष्ट्र के संविधान के चार्टर में? देखिए, बात संयुक्त राष्ट्र संघ की आई हुई है तो आपको पता है ना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको रटना है, याद रखना है, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, इसके संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितने अध्याय हैं? तो 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब यहाँ पर देखिए बात ब्रेटन वुड्स की आई हुई है। अच्छा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बात करते हैं तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, 1944 में, याद रखिएगा 1944 में। और 44 देशों के, याद रखिएगा 44 देशों के प्रतिनिधि जो थे इस सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, शामिल हुए थे। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक ऐसी प्रणाली का विकास करना था, उस पर ये सहमत हुए थे जो देशों के युद्ध की तबाही से उबारने और दीर्घकालिक वैश्विक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। ठीक है ना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर देखेंगे औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना और द्वितीय विश्व युद्ध में उपजी आर्थिक मंदी को कम करना। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से किसको जाना जाता है? ये भी प्रश्न बनता है। ब्रेटन वुड ट्विन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ब्रेटन वुड ट्विन के नाम से जाना जाता है किसको? वर्ल्ड बैंक और IMF को। वर्ल्ड बैंक और IMF को, यानी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि चीन का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है सन यात सेन को। किनको कहा जाता है चीन का राष्ट्रपिता? सन यात सेन को कहा जाता है। ठीक है ना, सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपिता चीन का कहा जाता है सन यात सेन को। क्लियर। और यहाँ पर पूछा गया है कि चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1949 में हुई थी। ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं 1949 में हुई थी। ठीक है, 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1939 में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में किया गया था। ठीक है, चीन को एशिया का मरीज भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अगर पूछा जाए कब हुआ था, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो गृह युद्ध की शुरुआत चीन में 1928 में हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक भूमिका निभाया था? औद्योगिक क्रांति के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि यह इंग्लैंड में शुरू हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था, और औद्योगिक क्रांति के दरमियान जो है, औद्योगिक क्रांति के दरमियान बहुत सारे आविष्कार हुए थे, जिसके कारण कि ये औद्योगिक क्रांति के उत्थान में सहायक भूमिका इन्होंने निभाया था। तो यहाँ पर देखिएगा कि नई प्रौद्योगिकी, पूंजी बिल्कुल है, पूंजी की अधिकता थी इंग्लैंड के पास, कृषि क्रांति भी है और व्यापार प्रतिबंध उस समय समाप्त हुए थे, ये भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ठीक है, देखिए इसके बारे में अगर बात करते हैं तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रधान न्यायिक अंग है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा 1945 में 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन अप्रैल 1946 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड के द हेग में है, और द हेग में पीस पैलेस में इसका हेडक्वार्टर है। पीस पैलेस में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा, द हेग के नीदरलैंड में। आधिकारिक भाषा इसकी क्या है?
तो फ्रेंच और अंग्रेजी है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधिकारिक भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। इसमें टोटल 15 जज होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्षों तक होता है। और जो ICJ है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो गणपूर्ति कोरम है वो संख्या कितनी, तो वो भी 9 ही है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो हैं ये आपके कौन हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये वेनेगल नरसिंह राव है। तो यहाँ पर देखिए BN राव दिया गया है, क्लियर। और ICJ में अगर पहला भारतीय प्रेसिडेंट पूछेगा तो ये नागेंद्र सिंह होंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अच्छा, पुनर्जागरण काल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो भौगोलिक खोजें है ना, भौगोलिक खोजें जो आपका चैप्टर है उसी से ये संबंधित है। पुनर्जागरण का प्रारंभ जो हुआ था ये इटली में हुआ था, आपको याद रखना है। कहाँ पर पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ था, और इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, फ्लोरेंस नगर में, ठीक है ना, इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। और इटली के जो महान कवि हैं दांते, याद रखिएगा, इटली के महान कवि दांते, ठीक है, इन्हीं को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। इटली के जो फ्लोरेंस नगर था वहीं पर दांते का जन्म भी हुआ था, क्लियर ना, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो पुनर्जागरण काल था ना उसमें आपको लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल आगे आपको मिलेगा। ये बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे जिन्होंने पुनर्जागरण के प्रसारण में अपना योगदान दिया था, ठीक है। चलिए, तो ये आपका माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा, 14वीं 16वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था। तो अभी मैंने बताया था लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, ये 3 नाम आप याद रखिएगा। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है ना। लियोनार्डो दा विंची आपको याद होगा। लियोनार्डो दा विंची की जो कृति है वो याद रखना है, द लास्ट सफर। द लास्ट सफर ये किसकी आपका कृति है, तो याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची की। मोनालिसा भी लियोनार्डो दा विंची की है, मोनालिसा और लास्ट सफर याद रखिएगा, ठीक है ना। माइकल एंजेलो की बात करते हैं तो माइकल एंजेलो का आपको याद रखना है, माइकल एंजेलो द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन ये माइकल एंजेलो की है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र राफेल ने बनाया था। और देखिए माइकल एंजेलो एक चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। मैंने बताया था कि औद्योगिक क्रांति के समय जो है ढेर सारे आविष्कार हुए थे, उनके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है ये जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था, ठीक है ना। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, यहाँ मैं लिखता हूँ स्पिनिंग जेनी, ठीक है ना। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। और एक स्पिनिंग जेनी है जो पानी की शक्ति से चलता है, वो रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। पानी की शक्ति से चालित स्पिनिंग जेनी का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। और सिर्फ स्पिनिंग जेनी पूछेगा तो जेम्स हरग्रीव्स का नाम याद रखिएगा, जेम्स हरग्रीव्स, ठीक है ना, क्लियर। चलिए उसके बाद बात करते हैं स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। एक स्पिनिंग म्यूल है, स्पिनिंग यहाँ मैंने लिखा हुआ है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार क्रॉम्पटन ने किया था। किसने, क्रॉम्पटन ने किया था, क्रॉम्पटन ने, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आप याद रखिएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस वर्ष जो है लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी। लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य रेलवे चलाया था किसने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, ठीक है ना। ये चलाया था कब, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स 1830 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर D राइट आंसर हो जाएगा, 1830 में, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है, चलिए फटाफट आंसर कमेंट करिए। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है, बताइए। द वेल्थ ऑफ नेशंस जो है यह रचना किसकी है। देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशंस जो है ये एडम स्मिथ की है, ठीक है ना, एडम स्मिथ की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी यानी कि सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा है? सेकंड डिस्कोर्स को लिखा है किसने, बताइए। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी इसको लिखा है रूसो ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी रूसो की ही है, याद रखिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी रूसो की रचना है। अच्छा, यहाँ पर वॉल्टेयर की बात करते हैं तो वॉल्टेयर का पूछा जाता है, याद रखिएगा, लेटर्स ऑन इंग्लिश, ठीक है ना। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये वॉल्टेयर की है, ठीक है ना, वॉल्टेयर की रचना है। अगर आपसे पूछा जाए मॉन्टेस्क्यू की रचना कौन सी है, तो ए स्पिरिट ऑफ लॉ यानी कि कानून की आत्मा, ये आपकी मॉन्टेस्क्यू की है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस द्वीप पर हुआ था। तो देखिए द्वीप का नाम आपको याद रखना होगा, कोर्सिका द्वीप पर हुआ था, 1769 में हुआ था, ठीक है ना। 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप पर। और देखिए 1804 में जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किया था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, बड़ा फेमस है वाटरलू का युद्ध, ठीक है ना। वाटरलू का युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध कब? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था? नेपोलियन हार गया था और नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था और उसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहां पर 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो नेपोलियन से संबंधित ढेर सारे मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉ, अभी मैंने बताया था कि कानून की आत्मा पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, ठीक है ना। चलिए कार्ल मार्क्स की रचना भी आपको याद रखना है, आगे आपको मिलेगा कार्ल मार्क्स से संबंधित फैक्ट्स जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर याद है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक चीन का संस्थापक किसको माना जाता है? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है सन्यात सेन को, ठीक है ना। किनको माना जाता है? सन्यात सेन को माना जाता है। और इनको चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ठीक है, इनको चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था? तो देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था और अमेरिका का नाम, अमेरिका पड़ा था अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था और खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? तो देखिए इन्होंने कंपास का ज्ञान जो है यूरोपवासियों ने सीखा था अरबों से, ठीक है ना। और अरबों ने किससे सीखा था? तो अरबों ने कंपास का ज्ञान चीनियों से सीखा था, चीनियों से, ठीक है ना। कभी कभी कंपास की जगह आपको दिक् सूचक यंत्र दे देगा, दिक् सूचक यंत्र, तो दोनों एक ही बात है, बस शब्द का फेर है। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि यूरोपवासियों ने दिक्सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा था, तो कंपास पूछे या दिक्सूचक यंत्र पूछे, अरबों से सीखा था यूरोपवासियों ने। और अरबों से किसने सीखा था? अरबों ने किनसे सीखा था? तो अरबों ने चीनियों से सीखा था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये मैगलन था। मैगलन राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर का नामकरण इसी ने किया था, मैगलन ने। यह स्पेन का निवासी था मैगलन, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि गौरवपूर्ण क्रांति की घटना इंग्लैंड में कब घटित हुई थी? अब यहाँ पर देखिए 3 तरीके से पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, इस तरह से हिंदी में मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, ग्लोरियस, ठीक है ना, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। कैसे लिखाएगा? रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशन ऐसे लिखाएगा, ठीक है, रिवॉल्यूशन। अंग्रेजी में इसको इस तरह से लिखा जाएगा, इंग्लिश में आसान है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। गौरवपूर्ण क्रांति या गौरवशाली क्रांति,
ठीक है ना, 3 नाम याद रखें, गौरवपूर्ण हो गया पहला, गौरवशाली हो गया और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हो गया। ये घटना 1688 की है और उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था, तो जेम्स द्वितीय था। ठीक है ना, जेम्स द्वितीय था उस समय, फ्रेंड्स याद रखिएगा, जेम्स द्वितीय था। यहाँ मैं लिख देता हूँ जेम्स द्वितीय, ठीक है ना, जेम्स द्वितीय था। अच्छा, ये तो गौरवपूर्ण क्रांति हो गई। 100 वर्षीय युद्ध कहाँ हुआ था, 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है ना। एक है गुलाबों का युद्ध, गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है। एशिया का मरीज तो मैंने बता ही दिया था कि एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, यूरोप का मरीज टर्की को कहा जाता है, टर्की को कहा जाता है। ठीक है, टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद होगा, यूरोप को कहा जाता है। क्लियर ना। चलिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और बात यहाँ पर टर्की की आई हुई है, तो आपको एक मैं पॉइंट बता देता हूँ, प्रश्न बनेगा। देखिए, एक सैब्र की संधि है, ठीक है ना, सैब्र की संधि। अगर पूछा जाए आपसे कि सैब्र की संधि जो है ये हुआ था कब, तो आपको याद रखना है 1920 में, 10 अगस्त 1920, 10 अगस्त 1920 को ये सैब्र की संधि हुआ था। ठीक है ना। और देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो तुर्की था उसके साथ एक भीषण अपमानजनक संधि थी, ये सैब्र की संधि 1920 में हुई थी। मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। पूछा जाएगा कि सैब्र की संधि किसके साथ हुई थी, तो तुर्की के साथ हुई थी। क्लियर। चलिए, और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यूरोप का संस्था, यंग यूरोप, देखिए यंग इटली और यंग यूरोप मैंने बताया था ना, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया, यंग यूरोप करके अब पूछा गया है। यंग इटली भी पूछता तो भी आपको याद रखना है कि यंग इटली मैंने बताया था 1831 में जोसेफ मैज़िनी ने किया था। ठीक है, जोसेफ मैज़िनी ने किया था। चलिए, उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैज़िनी का ही स्टेटमेंट है, जोसेफ मैज़िनी का, कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो। यह स्टेटमेंट मैज़िनी का है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि लाल कुर्ती जो था, लाल कुर्ती, इस नाम से सेना का संगठन किया था किसने, तो गैरीबाल्डी ने किया था, गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है ना। कार्बनरी सोसाइटी एक क्या है, कार्बनरी सोसाइटी है, कार्बनरी सोसाइटी, कार्बनरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, कार्बनरी सोसाइटी की स्थापना जो था ये ग्युबर्टी ने किया था। किसने किया था, ग्युबर्टी ने किया था, ग्युबर्टी ने, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, ग्युबर्टी ने किया था। और इटली का एकीकरण काउंट काबूर ने किया था। इटली के एकीकरण का जन्मदाता भले मैज़िनी को कहा जाता है, लेकिन 1871 में इटली का एकीकरण काउंट काबूर ने किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो देखिए फ्रेंड्स, विलियम प्रथम जो था यह प्रसा का शासक था। और देखिए 1871 में वर्साय में, ठीक है ना, 1871 में वर्साय में एक समारोह हुआ था और उसी समारोह में प्रसा का जो शासक था विलियम प्रथम, इसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह स्टेटमेंट जो है यह मेटरनिख का है। किसका है, मेटरनिख का है, याद रखिएगा, मेटरनिख राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है चार्टिस्ट आंदोलन। देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये इंग्लैंड में हुआ था। 1838 में जो है इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि वहाँ पर जो श्रमिक वर्ग थे उन्हीं के द्वारा चलाया गया था। ठीक है ना। और देखिए, विश्व का यह प्रथम श्रमिक आंदोलन था और इसकी शुरुआत लंदन श्रमिक संघ ने किया था। ठीक है ना, चार्टिस्ट आंदोलन का, तो याद रखिएगा। तो इंग्लैंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। दरअसल देखिए फ्रेंड्स, राइन नदी का जो आसपास का क्षेत्र था उसको संगठित करके, ठीक है ना, एक संघ बनाया, राइन संघ, जिससे हुआ था क्या कि वहाँ के लोगों में जो राष्ट्रीय भावना थी वो जागृत हुई थी। और राइन राज्य का निर्माण जो है यह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट स्वयं को
कब घोषित किया था? तो 1804 में घोषित किया था। 1804 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक फ्रांस का निर्माता इसको माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ठीक है ना, इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो मैंने बताया था कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लुई 16वां, ठीक है ना, लुई 16वां कहाँ पर दिया गया है? ये रहा लुई 16वां, ठीक है ना, लुई 16वें के शासनकाल में। क्लियर? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है, बताइए राइट आंसर, फटाफट कमेंट करिए। तो ये वॉल्टेयर की रचना है, लेटर्स ऑन इंग्लिश, ठीक है ना। चलिए, लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है, अभी मैंने आपको बताया है। और मॉन्टेस्क्यू की रचना जो है स्पिरिट ऑफ लव है, ठीक है ना, कानून की आत्मा। रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना यानी कि घोषणा कब किया था? ये प्रश्न मैंने बनाया था आपको कि 1921 में लेनिन ने जो है रूस में नई आर्थिक नीति की लागू किया था 1921 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? अभी बता ही दिया था, रूसो की रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है, बताइए। वार एंड पीस जो है यह लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, बताइए राइट आंसर क्या होगा? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो देखिए बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था, तो लेनिन ने ही किया था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण अगर पूछा जाएगा तो ये भी याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न हमारा, तो यहाँ पर राइट आंसर लेनिन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था, बताइए। लाल सेना का गठन, राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये ट्राटस्की ने किया था। ठीक है ना, ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। और लेनिन ने चेका का संगठन किया था। चेका का संगठन किसने किया था? चेका का संगठन तो लेनिन ने किया था, ये भी याद रखिएगा। स्टालिन को क्या माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है, स्टालिन का। लेनिन की मृत्यु के बारे में भी जान लीजिए, कहीं प्रश्न बन जाए। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ठीक है ना, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? देखिए निहिलिस्ट आंदोलन जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये रूस में हुआ था निहिलिस्ट आंदोलन, याद रखिएगा। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये रसिया में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक निम्न में से कौन था? वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक, बताइए। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक, जल्दी से कमेंट करिए। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी थी। अच्छा, आदर्शवादी समाज का अगर पूछा जाए तो ये रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, रॉबर्ट ओवन को आदर्शवादी समाज का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो अभी मैंने बताया था आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। ठीक है, उसके बाद देखिए मीन कैंप निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? मीन कैंप जो है ये किसकी आत्मकथा है? मीन कैंप जो है ये किसकी आत्मकथा है? चलिए बताइए फटाफट, मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो ये हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हिटलर करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था और हिटलर ने आत्महत्या किया था 1945 में 30 अप्रैल के दिन। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है हमारा कि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। तो इटली के एकीकरण का जनक मैंने आपको बताया था ना, इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेज़नी को। लेकिन इटली का एकीकरण जो है 1871 में जो है काउंट काबूर ने किया था। ठीक है ना, काउंट काबूर ने किया था। जनक माना जाता है किसको? जोसेफ मेज़नी को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन से देश शामिल नहीं है। देखिए पूछा गया है बिहार पुलिस में प्रश्न कि हिंद चीन में कौन से देश शामिल हैं। हिंद चीन इंडो चाइना में तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये तीनों शामिल हैं हिंद चीन में, शामिल नहीं है। तो चूंकि ये तीनों शामिल हैं तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ से बना लीजिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या तो इस तरह बना लीजिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है, शामिल नहीं है, या फिर हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित हैं ऐसे बना लीजिए। तो हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित हैं, अगर ये हटा दीजिएगा तो उपरोक्त सभी हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक लिखा किसने है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है फान बोई चाउ ने। ठीक है ना, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक को फान बोई चाउ ने लिखा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान, ठीक है ना, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये जर्मनी में हिटलर, ठीक है ना, हिटलर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हिटलर के नेतृत्व में हुआ था जर्मनी में नाजी दल का उत्थान। चलिए और देखिए फॉसिज्म जो था, फॉसिज्म ये इटली में हुआ था, आपको मुसोलिनी के नेतृत्व में। ठीक है, ये आपको याद होगा। चलिए मुसोलिनी के, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से भी जाना जाता है, ड्यूस के नाम से भी पुकारा जाता था मुसोलिनी को। यहाँ मैं लिखता हूँ मुसोलिनी, यहाँ है ही लिखा मुसोलिनी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। आ गया ना, स्पिनिंग म्यूल, स्पिनिंग जेनी, ठीक है ना, ये सब मैंने आपको बताया था ना। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था, तो क्रॉम्पटन ने किया था, मैंने आपको बताया था। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वास्प इंजन की खोज किसने किया था। वास्प इंजन की खोज तो फ्रेंड्स जेम्स वाट ने किया था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। ठीक है ना, और ब्रेटन वुड्स के ट्विन के नाम से जाना जाता है किसको, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। ठीक है ना, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा कि विश्व की सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन कब किया गया है, बताइए। ये VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए विश्व की सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन कब किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया था लंदन में। कहाँ पर किया गया था, लंदन में। कब किया गया था, 10 जनवरी 1863 को। 10 जनवरी 1863 को कहाँ पर, लंदन में किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है क्या, बताइए। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया है शायद। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है ना, सेशन कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। चलिए द लास्ट सपर किसकी कृति है। द लास्ट सपर मैंने बताया था कि द लास्ट सपर, मोनालिसा, ये किसकी रचना है। तो द लास्ट सपर और मोनालिसा, मोनालिसा भी याद रखिएगा। द लास्ट सपर और एक मोनालिसा है, ये लियोनार्डो दा विंची की है। ठीक है ना, लियोनार्डो दा विंची की है। माइकल एंजेलो का मैंने बताया था, माइकल एंजेलो का द लास्ट जजमेंट। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं लिख देता हूँ। द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन। ठीक है ना, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन ये किसकी है, तो फ्रेंड्स ये माइकल एंजेलो की है, माइकल एंजेलो की है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो सी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, देखिए मिल ही गया, माइकल एंजेलो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है। रोमियो एंड जूलियट जो है यह किसकी अमर कृति है, रोमियो और जूलियट, बताइए यह अमर कृति किसकी है। तो फ्रेंड्स यह शेक्सपियर की है। ठीक है ना, याद रखिएगा शेक्सपियर की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप
जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? सब पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करा दिया है, बताइए। तो सन 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और एक युद्ध मैं आपको बता दे रहा हूँ, वाटरलू का युद्ध आपको याद रखना, 1815 में, वाटरलू 1815 में। ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। एक मैं युद्ध बता रहा हूँ, आपको याद रखिएगा, युद्ध है ट्राफल्गर की युद्ध है। ठीक है ना, ट्राफल्गर का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1805 में। किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। ठीक है ना, इंग्लैंड और फ्रांस कह सकते हैं, याद रखिएगा, ट्राफल्गर का युद्ध। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न आ गया ना, अभी मैंने बताया था वाटरलू का युद्ध हुआ था कब? 1815 में हुआ था। ठीक है ना, और इसमें नेपोलियन पराजित हो गया था, उसको बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहां पर 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि नेपोलियन की मृत्यु किस दिन हुई थी? तो किस दिन नहीं, यहाँ किस द्वीप पर हुई थी, बना लीजिए, किस द्वीप पर हुई थी? तो ये द्वीप सेंट हेलेना है, जन्म कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? देखिए कार्बोनरी सोसाइटी, इसका स्थापना इटली में हुआ था, और मैंने बताया था कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना गिवर्टी ने किया था। तो गिवर्टी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक फेबियन सोसाइटी है, आगे आपको मिलेगा फेबियन सोसाइटी। चलिए यह कथन किसका है कि समाज में यदि क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नागरिकों के हाथ में दे दो? मैंने बताया था ना, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है आपका जोसेफ मैज़नी का। ठीक है ना, जोसेफ मैज़नी का। चलिए उसके बाद देखिए फेबियन सोसाइटी आ गया ना, अभी कार्बोनरी सोसाइटी था और ये फेबियन सोसाइटी है। फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई थी, कहाँ पर? तो लंदन में हुई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो हमें पहले ही प्रश्न में मैंने आपको शायद एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जर्मनी ने जो है 1835 में, मैंने बताया था ना 1835 में जो है, सॉरी 1935 में, नॉट 1800, 1935 में जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था। ठीक है, चलिए वर्साई की संधि हुआ था कब, ये भी आप जान लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। वर्साई की संधि हुआ था कब? तो फ्रेंड्स 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। और वर्साई की जो संधि थी, इससे सबसे ज़्यादा क्षति जर्मनी की हुई थी। ठीक है ना, जर्मनी को हर्जाने के रूप में भारी रकम लाद दिया गया था। और ये जो वर्साई की संधि थी, इसको आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वर्साई की संधि में ही दूसरे विश्व युद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो फ्रेंड्स 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और एक आपका है लीग ऑफ नेशन, इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी 1920 में। ठीक है ना, 10 जनवरी 1920 को हुई थी। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना याद रखिएगा 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। ठीक है ना, और ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 24 अक्टूबर के दिन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया गया प्रथम विश्व युद्ध में। तो प्रथम विश्व युद्ध में अगर हम बात करते हैं तो पूरा विश्व दो खंडों में बटा था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था, और धुरी राष्ट्र में एक तो आपका जर्मनी तो था ही, इसने नेतृत्व किया था। उसके बाद ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली था। ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली था। जापान मित्र राष्ट्र में शामिल था, यह धुरी राष्ट्र में नहीं था। मित्र राष्ट्र में जापान, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए धुरी राष्ट्र में जापान शामिल नहीं था। उसके बाद चलिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो मैंने बताया था प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या, फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 में शामिल हुआ था।
और प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अमेरिका शामिल हुआ था 1917 में, ठीक है ना, 1917 राइट आंसर हो जाएगा। वुडरो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है। लुई 14वां 16वां किसका है, 15वां किसका है। लुई 14वां का है, ठीक है ना। इसी ने वर्साई को राजधानी बनाया था फ्रांस की, और वर्साई के शीश महल का निर्माण भी इसी ने करवाया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है, ठीक है ना, नेपोलियन को माना जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस आंदोलन का नारा है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये किस आंदोलन का नारा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। चलिए उसके बाद देखिएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग फ्रेंड्स ये रसिया में हुआ था, रूस में हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। उसके बाद चलिएगा 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो मैंने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध से अलग जो हो गया था ये रसिया हो गया था। रसिया 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, क्योंकि रसिया की पराजय हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध में। और 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण भी रूस का प्रथम विश्व युद्ध में पराजय है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए कि वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी। वर्साई की संधि के बारे में मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वर्साई की जो संधि थी फ्रेंड्स, उसके तहत जर्मनी पर भारी रकम थोपा गया था हर्जाने के रूप में, ठीक है ना। जर्मनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वर्साई की संधि जो हुई थी, अभी मैंने बताया भी था आपको कि वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। इसको आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वर्साई की संधि के दौरान ही दूसरे विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केप ऑफ गुड होप यानी कि उत्तर मासा अंतरिप इसको कहा जाता है। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, बताइए। केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। ये प्रश्न बिहार पुलिस का ही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है। चलिए तो ये पूरा हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने आपको बिहार पुलिस के लिए कवर करवा दिया। इसको लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और इसको शेयर कर दीजिए।